नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तराखंड। चलिए शुरुआत करेंगे। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में आयोजित युवा कार्यकर्ता सम्मेलन एवं भारतीय मजदूर संघ उत्तराखंड द्वारा आयोजित स्वर्णिम 70 वर्ष समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे। कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री के पहुंचते ही जोरदार स्वागत उनका किया गया। उन्होंने भारतीय मजदूर संघ की 70 वर्षों की उपलब्धियों, संघ शो और योगदान को नमन करते हुए कहा कि ये संगठन श्रमिकों की आवाज को बुलंद करता आया है और सरकार श्रमिक हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। समारोह में बड़ी संख्या में संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी, श्रमिक नेता एवं सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कुछ विशिष्ट कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरह सतर्क रहा। आयोजन स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे और मंच पर सज्जा और बैठक व्यवस्था बीती रात ही पूरी कर ली गई थी। इस मौके पर क्या कुछ कहा गया है, सुनवाते हैं। आज हरिद्वार में हमारे युवा श्रमिक और भारतीय मजदूर संघ का यहाँ पर सम्मेलन है और आज भारतीय मजदूर संघ मजदूरों के लिए और उसके साथ साथ उद्योगों के लिए दोनों के विकास में एक अच्छा समन्वय बना रहे, उसके लिए काम कर रहा है। और हमारा भी प्रयास है कि हमारे श्रमिकों को सभी अच्छी सुविधाएं मिलें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के आज़ादी के इस कालखंड में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। उनके परिवारों के कल्याण की चिंता की गई है, उनके उत्थान की चिंता की गई है। उत्तराखंड में भी हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं, जिससे कि सब लोग मिलकर जो हमारा उत्तराखंड को एक समृद्ध और देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प है, उसमें हमारे श्रमिक भाई भी अपना योगदान दें। और भारतीय मजदूर संघ इस दिशा में निरंतर काम कर रहा है, उनको एक दिशा मिल रही है। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो कार्य प्रारंभ हुआ था 1955 से, अब अनवरत रूप से जारी है और राष्ट्रहित के अनेक प्रकल्पों को, अनेक कामों को आज हमारे इनके द्वारा बढ़ाया जा रहा है। सर, कांवड़ मेला भी है सर, इस बार उम्मीद है कि बहुत ज्यादा संख्या में भीड़ आएगी और उसकी व्यवस्थाओं को लेकर चार धाम यात्रा इस समय चल रही है और पूरा हमारा पर्यटकों का ये सीजन हो रहा है और इसमें बड़ी संख्या लगभग 33 लाख लोग चार धाम यात्रा में अभी तक दर्शन कर चुके हैं। इसी प्रकार जो हमारे अन्य भी डेस्टिनेशन हैं वहाँ भी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, चाहे कार्तिक स्वामी हो, जगन्नाथ जी का उत्तरकाशी का मंदिर हो, हरसिल मुखवा का क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र इस समय जो है हमारा भरा हुआ है। कांवड़ यात्रा हर वर्ष हम उसके लिए पहले से तैयारी करते हैं, उसके लिए जल्दी ही मैं अपने स्तर पर भी समीक्षा करूंगा प्रत्येक वर्ष की भांति, जिससे कि वो अच्छा हो। मानसून को लेकर हम पहले ही मॉक ड्रिल भी कर चुके हैं और अभी कुछ लगातार 2-3 बैठकें मैं अपने स्तर से कर चुका हूँ सभी जिलाधिकारियों के साथ। भारत सरकार की जो एजेंसियाँ NDRF है, हमारे राज्य की STRF है, अन्य आपदा प्रबंधन से समन्वय करने वाले हमारे जिलों की टीम है, सभी लोगों के साथ हमारी बातचीत हो गई है। और प्रत्येक वर्ष हमको मानसून के समय में किसी न किसी प्रकार की आपदा का सामना करना पड़ता है। जैसे हमने पिछले सालों में हरिद्वार में यहाँ अत्यधिक बारिश और अत्यधिक जल भराव के कारण से बाढ़ की स्थिति का सामना करना पड़ा था हरिद्वार उधम सिंह नगर में और हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में, चाहे वो ऋणी की आपदा हो, चाहे वो केदारनाथ घाटी में आई आपदा हो। पिछले वर्ष हमारा घनसाली क्षेत्र में बादल फटने की घटना हो। ऐसी अनेक घटनाएं हमारे सामने आती हैं, कहीं भूस्खलन होता है। तो हम आपदाओं को रोक तो नहीं सकते, लेकिन आपदाओं के प्रभाव को बहुत कम कर सकते हैं। उसके लिए देहरादून में हमने 28 नवंबर 2023 को विश्व आपदा सम्मेलन भी किया और एक आपदा का रेजुलेशन भी, देहरादून का एक रेजुलेशन भी उसमें पास किया। निश्चित रूप से वो आपदाओं में केवल हमारे राज्य में ही नहीं, हमारे राज्य के साथ साथ जो देश के अन्य राज्य हैं, दुनिया के देश हैं, दुनिया के लिए भी वो रेजुलेशन बहुत काम आने वाला है। उसमें इस प्रकार की किया गया था। अभी भी हम आपदा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। देहरादून के गढ़ीकेंट स्थित डाकरा में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विधायक निधि से निर्मित हुए 20 किलोवाट सोलर, आपको बता दें, पावर प्लांट का उद्घाटन किया है, जहां पर
लगभग 10 लाख की लागत से निर्मित ये सोलर प्लांट डाकरा स्थित गुरुद्वारा में स्थापित किया गया है और लगभग 3000 यूनिट प्रतिमाह बिजली का उत्पादन इस संयंत्र के माध्यम से हो पाएगा। साथ ही उनका कहना है कि करीब 10,10,000 की लागत से 20 किलोवाट क्षमता वाला ये सौर पावर प्लांट अब पूरी तरह से स्थापित हो चुका है। इससे प्रतिदिन 100 यूनिट और महीने में लगभग 3000 यूनिट बिजली का उत्पादन हो पाएगा। अब गुरुद्वारा साहिब बिजली के क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो गया है, अपनी बिजली खुद बनाएगा और अपनी बनाई बिजली खुद उपयोग भी कर पाएगा। वाहिगुरु से जो मैंने वायदा किया था, वाहिगुरु के आशीर्वाद से मैं उसको आज पूरा कर पाया हूं और आज 10,10,000 की लागत से 20 किलोवाट क्षमता वाला ये सौर प्लांट पूरी तरह स्थापित हो चुका है। इसमें प्रतिदिन 100 यूनिट बिजली लगभग 3000 यूनिट बिजली का उत्पादन होगा और आज हमारा गुरुद्वारा बिजली के क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएगा। जो बिजली का बिल आपको देना पड़ता है वो देना नहीं पड़ेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस मुख्यालय में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक की गई। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस द्वारा रणनीति बनाई गई है। बैठक के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व सीएम हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना इस समय मौजूद रहे और उत्तराखंड राज्य के 12 जिलों में पंचायत चुनाव का ऐलान अब हो चुका है। निर्वाचन आयोग अधिसूचना भी जारी उनकी ओर से कर दी गई है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता बैठक में मौजूद रहे, सभी का अपना अनुभव है और हर किसी ने किसी न किसी क्षेत्र को परख रखा है। क्षेत्र प्रभारियों को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई है। जो पंचायत राज की संवैधानिक अवधारणा है उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है। पंचायत राज अधिनियम को खत्म कर दिया गया है। आरक्षण पंचायत अधिनियम में जो आरक्षण की व्यवस्था है उसको समाप्त कर दिया गया है। नियुक्त हुए हैं उसमें 3 चरणों में काम करने की तय हुई है, जिसमें पहला चरण होगा जो ग्राम सभा और बीडीसी मेंबर्स तक की स्थितियों को चेक करेगा, वहाँ हमको कैसे किस तरीके से काम करना है, कैसे सामंजस्य बैठाना है। उसके बाद जिला स्तर के जो हमारे पदाधिकारी वो उनको कोऑर्डिनेट करेंगे और सारे पूरे घटनाक्रम को या पूरे चुनाव को देखने का काम जो है फिर जो राज्य स्तर के हमारे प्रभारी वहाँ भेजे जा रहे हैं जिले स्तर पे, वो लोग उनको देखेंगे और जो लास्ट स्क्रूटनी होगी वो पीसीसी लेवल पे की जाएगी, जिसमें जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के विषय में चर्चा होगी। पंचायती चुनावों का उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे, मगर जिस प्रकार से इन्होंने आरक्षण के रोस्टर को गड़बड़ाया है, उसको शून्य घोषित करके नए सिरे से बनाने की बात कही है, उससे कई क्षेत्र इस जो रोस्टर का लाभ है उससे वंचित रह जाएंगे। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आयुष विभाग ने उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में कई देशों के राजदूतों समेत अन्य गणमान्य जन मौजूद रहे। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां से योग नीति का शुभारंभ किया था। साथ ही बड़ी घोषणाएं भी उनकी ओर से की गई। वहीं बीजेपी संगठन अब योग नीति को प्रदेश में बड़े बदलाव के रूप में देख रहा है, जिसे लेकर राज्य मंत्री मधु भट्ट ने बड़ी जानकारी भी दी है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस प्रकार से योग नीति जो तैयार की है, वो उत्तराखंड पहला राज्य है जिसमें ये योग नीति बनी है। इसके आधार पर जो हमारे जो बच्चे हैं उनको पाठ्यक्रम में ये पढ़ने को मिलेगा। योग से शारीरिक और मानसिक विकास होगा और इसमें जो वेलनेस सेंटर जो हमारे बनेंगे, उसमें हमारी जो प्राचीन पद्धति से है उसमें योग के द्वारा और जो आयुष प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा
और हमारी जिस प्रकार से योग के माध्यम से कई बीमारियां दूर होती हैं, उसको पाठ्यक्रमों में लाकर और उसके लिए वेलनेस सेंटर जो बनाकर ये पहला जो राज्य है वो बनने जा रहा है। योग नीति बहुत ही इसका एक विस्तार रूप से, क्योंकि 5 वर्षों का इसका एक खाका तैयार कर लिया गया है और जगह जगह पूरे उत्तराखंड में इस प्रकार से बीजेपी ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए विधानसभा वार प्रवासी कार्यकर्ताओं की सूची जारी कर दी है। ये सभी पर्यवेक्षक की भूमिका में जिला पंचायत सदस्य पद के समर्थित प्रत्याशियों के नामों का पैनल बनाएंगे और वहां चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। वहीं पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट के निर्देश पर पंचायत चुनावों की अहम जिम्मेदारी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सौंपी गई है, जिसमें विधानसभावार 2-2 प्रवासी कार्यकर्ता, पर्यवेक्षक और चुनाव प्रबंधन दोनों को दायित्व वो संभालेंगे। और इसी के साथ वे संबंधित क्षेत्र की सभी जिला पंचायत सीटों पर पार्टी समर्थित प्रत्याशियों के नामों का पैनल भी तैयार कर प्रदेश नेतृत्व को सौंपेंगे। साथ ही प्रत्येक प्रधान बीडीसी सदस्य के पद के लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़वाने का प्रयास वो करेंगे। ये सभी प्रवासी कार्यकर्ता संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया तक क्षेत्र में चुनाव प्रबंधन का काम संभालेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के पहले ही अपनी तैयारियां पूरी कर चुकी हैं और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में चाहे प्रधान की बात करें, चाहे क्षेत्र पंचायत सदस्य की बात करें या जिला पंचायत सदस्य की बात करें, हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जीत करके आए, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रणनीति भी बनाई गई है। और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी, आईपीएस रचिता जुयाल के नौकरी से इस्तीफे के बाद अब आईएफएस अफसर धनंजय मोहन के वीआरएस लेने के बाद से शासन प्रशासन में तो हलचल मची गई है, जिससे राजनीति भी अब गर्माती हुई नजर आ रही है। इस मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सीधे तौर पर सरकार पर आरोप लगाया है कि अपने चहेते को कुर्सी पर बैठाने के लिए सरकार ईमानदार अधिकारियों को वीआरएस लेने पर मजबूर कर रही है। आगे उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है वो भी जरा सुनिए। था क्योंकि सरकार में बैठे हुए कुछ लोग अपने पसंदीदा व्यक्ति को उसमें बैठाना चाह रहे थे और उनको मजबूर किया गया कि वीआरएस लें। नहीं तो वीआरएस के लिए आदमी अप्लाई करता है, कई हफ्तों तक तो फाइल ही नहीं कोई देखता, घंटों के अंदर उसमें दस्तखत हो जाना इस बात का संकेत है कि उनको जानबूझकर वीआरएस लेने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि वो अपनी सीमाओं में बंधे, वो खुल के कुछ नहीं कहेंगे। आपकी समस्या से लोगों को हमेशा से परेशानी से दो चार होना पड़ता है और लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। कई योजनाएं आई और बड़ी मात्रा में सरकारी धन भी इन समस्या को निजात दिलाने के लिए खर्च किया गया, लेकिन परिणाम सार्थक नहीं हो पाए। आज भी जलभराव की विकट समस्या देहरादून शहर जूझ रहा है। ऐसे में 2 बार शहर के मेयर रहे और वर्तमान में विधायक विनोद चमोली का मानना है कि इसका कारण अनियंत्रित विकास है। विभाग अपनी जिम्मेदारियां बखूबी नहीं निभा पा रहे हैं। अवैध निर्माण भी शहर में धड़ल्ले से चल रहा है। बावजूद इसके अब सरकार ड्रेनेज सिस्टम को लेकर एक बड़ा प्लान लाने जा रही है। लगभग 10,000 करोड़ रुपए के इस मास्टर प्लान से देहरादून जलभराव की समस्या को दूर कर सकेगा और इसके जरिए लोगों को सुविधाएं भी मिल पाएंगी। वर्षों से इस शहर में काम कर रहा हूँ और शहर के डेवलपमेंट को मैंने कई सालों से लगातार होते हुए देखा भी है, मेरे हाथों से हुआ भी है। लेकिन जो अनियोजित विकास यहाँ पर हुआ है, अनियंत्रित विकास हुआ है और बढ़ती हुई जो आबादी है वो एक चुनौती बनी है हमारे लिए। और उसके कारण आज आप देख रहे हैं कि तमाम जगह सरकार प्रयास कर रही है कि हम ड्रेनेज सिस्टम ठीक करें, हम सीवरेज सिस्टम ठीक करें, हम पीने के पानी का सिस्टम ठीक करें, हम सड़कें ठीक करें, लेकिन उसके बावजूद ये सब प्रयास आधे अधूरे हो रहे हैं, कम पड़ रहे हैं। इसके लिए आवश्यक है कि एक बड़ी योजना आए और कम से कम जो डिपार्टमेंट जिसकी जो जिम्मेदारी है, जैसे एमडीडीए है, अब तमाम कॉलोनाइजेशन पूरे क्षेत्र में हो रहा है। अब उस कॉलोनाइजेशन पे कौन अंकुश लगाएगा जो कि वहाँ पर बिना सैंक्शन के हो रहा है, जिसमें ना ड्रेनेज का सिस्टम है, ना पार्क है, ना पार्किंग है। और उसके बाद तमाम जगह प्लॉटिंग हो रही है, लोग प्लॉट खरीद लेते हैं और वो बेचारे बाद में फंस भी जाते हैं, तमाम बरसातों में दिक्कतें रहती है।
तो कम से कम ये जो नियोजन का काम है, जिन डिपार्टमेंट के पास इसका काम है, वो अपनी जिम्मेदारी को समझे। और जहां तक ड्रेनेज का प्रश्न है, तो वर्षानुवर्ष हम लोग इस पर काम कर रहे हैं काफी। और इस बीच देहरादून से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मौसम का खतरा वहां पहले होंगे चुनाव, ये फैसला लिया गया। निर्वाचन आयुक्त मौसम विभाग से पूर्वानुमान मांगा है, मतदान के दिनों का पूर्वानुमान मांगा गया है। आपदा प्रबंधन विभाग के साथ एक बैठक भी बुलाई गई है। 47 लाख से अधिक नए मतदाता इस बार मत का प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसके चलते दुर्गम और पर्वतीय इलाकों में बारिश का ज्यादा खतरा बना हुआ है, जिसके चलते बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है कि जहां पर मौसम खराब होगा वहां पर पहले चुनाव कराए जाएंगे। निर्वाचन आयुक्त ने मौसम विभाग से पूर्वानुमान मांगा है, मतदान के दिनों का पूर्वानुमान ये मांगा गया है, जिसके चलते तारीखें तय की जाएंगी। और 47 लाख से अधिक नए मतदाता इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं, तो ऐसे में जो है तमाम तैयारियां करना बेहद जरूरी। मौसम का खतरा जहां पर है वहां पर चुनाव पहले होंगे, ये फैसला लिया गया है। मतदान के दिनों का पूर्वानुमान मांगा गया है। और इस बार जिस तरीके से 47 लाख से ज्यादा नए मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, तो ऐसे में तैयारियां करना बेहद जरूरी है, खासकर तमाम पर्वतीय और इसी के साथ दुर्गम स्थानों पर पहले चुनाव कराए जाने की प्लानिंग की जा रही है, जिसको लेकर एक बैठक भी बुलाई गई है। तो निर्वाचन आयुक्त में मौसम विभाग से पूर्वानुमान मांगा गया है। पूर्वानुमान के तहत जो है चुनाव कराए जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से मौसम का रुख अब फिलहाल बदलता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में जहां पर मौसम खराब होगा वहां पर पहले चुनाव कराए जाएंगे। जिलाधिकारी सविन बंसल ने विगत दिवस चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है और वहीं इस मौके पर जिलाधिकारी ने चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप में यात्रियों की सुविधा और सहायता के लिए सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखने के निर्देश भी जारी किए हैं। इस दौरान जिलाधिकारी ने चारधाम यात्रा से जुड़े अधिकारियों से सुगम और सुरक्षित यात्रा को लेकर आवश्यकताओं की जानकारी भी हासिल की है। बता दें कि जिलाधिकारी ने कहा कि फंड के कारण यात्रा व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। विभागों को अतिरिक्त फंड की आवश्यकता होगी तो जिला प्रशासन फंड की व्यवस्था भी करेगा, ये उनकी ओर से कहा गया है। जिलाधिकारी ने चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप ऋषिकेश में पंजीकरण काउंटर, चिकित्सा कक्ष, यात्री प्रतीक्षालय, भोजन, आवास, पेयजल, शौचालय एवं साफ सफाई व्यवस्थाओं को परखा है। जिलाधिकारी ने निर्देश भी जारी किए हैं कि यात्रियों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। ट्रांजिट कैंप में स्थापित चिकित्सा केंद्र में यात्रियों को स्वास्थ्य जांच के साथ ही आवश्यक मेडिकल सुविधा भी सुचारू तौर पर दी जाए। प्रत्येक हैंगर टेंट में शुद्ध पेयजल, चाय, भोजन की समुचित व्यवस्था भी रखी जाए। शौचालय में नियमित रूप से साफ सफाई रखी जाए। होटल, धर्मशाला, गुरुद्वारा एवं ट्रांजिट कैंप में श्रद्धालुओं के भोजन, पानी, शौचालय सहित ठहरने के उचित प्रबंध हो और इसका विशेष ध्यान रखा जाए, ये खास निर्देश उनकी ओर से जारी किए गए हैं। हरिद्वार के भारत माता मंदिर ट्रस्ट को लेकर महामंडलेश्वर ललितानंद गिरी द्वारा लगाए गए आरोपों के मामले में पटाक्षेप हो गया है, जहां पर कनखल के जगत गुरु आश्रम में शंकराचार्य राज राजेश्वरम और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने महामंडलेश्वर ललितानंद गिरी के साथ चर्चा कर विवाद खत्म होने का दावा किया है। महंत रविंद्रपुरी का कहना है कि गलतफहमी के कारण मतभेद सामने आए थे, हालांकि फिलहाल दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से विवाद खत्म कर लिया है। वाद विवाद हो जाता है, लेकिन हमारा वाद विवाद कुछ पल के लिए होता है, ज्यादा नहीं होता है। और महाराज श्री का कोई वाद विवाद नहीं था, थोड़ा समझने में गलती हो गई। मैं समझता हूं कि हमारे आचार्य श्री बहुत विद्वान है, जोना पीठाधीश्वर है, उन्होंने जो बोला था सही बोला था, लेकिन महाराज श्री को समझने में थोड़ा फर्क आ गया। उनका कहना था कि महाराज श्री तो भारत माता के महंत है, लेकिन महामंडलेश्वर हरियाणा के है। लेकिन वो कुछ बोलने में कोई ऐसी चूक तो हुई थी नहीं, लेकिन सुनने में चूक हो गई। और उसके बाद महाराज श्री को ये समझ में आ गया कि शायद आचार्य जी मुझसे कुछ मतभेद रख रहे हैं। जो भी कोई वार्ता होती है, हमें संतों को आपस में बैठ करके उस पर विचार विमर्श करना चाहिए। और पीसी करने का अर्थ है कि हमने पूरे हिंदुस्तान में हल्ला मचा दिया, तो मैं पीसी के पक्ष में नहीं हूँ। मैं यही चाहूंगा कि जो हो गया सो हो गया, आगे चलकर ऐसा कोई हमारी पीसी नहीं होगी, महाराज श्री की पीसी नहीं होगी। और ऐसी कोई बात ही नहीं थी जिसपे इतना विवाद होना चाहिए था।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा सभी अधीनस्थों को अपने अपने थाना क्षेत्रों में निवासरत बाहरी व्यक्तियों यानी किराएदारों के सत्यापन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के अनुपालन में 22 जून को जनपद के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस द्वारा बाहरी व्यक्तियों यानी संदिग्धों एवं किराएदारों के सत्यापन हेतु व्यापक स्तर पर सत्यापन अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान अलग अलग थाना क्षेत्रों में रह रहे 1300 से अधिक बाहरी व्यक्तियों किराएदारों के सत्यापन की कार्यवाही की गई है। कार्रवाई के दौरान किराएदारों का सत्यापन नहीं कराने वाले 56 मकान मालिकों के विरुद्ध पुलिस अधिनियम के अंतर्गत चालानी कार्रवाई करते हुए कुल 5,60,000 रुपए का जुर्माना दिया गया है। इसके अतिरिक्त 32 संदिग्धों को थाने पर लाकर उनसे पूछताछ सत्यापन की कार्रवाई की गई है। पहाड़ों की रानी मसूरी में शराब की दुकान पर ओवर रेटिंग को लेकर स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल काटा। वहीं मौके पर कुछ लोग घायल भी हुए हैं और इस मामले में बताया जा रहा है कि मसूरी घंटाघर स्थित बियर की दुकान पर कुछ युवक बियर लेने पहुंचे थे, जिस पर दुकानदार द्वारा ओवर रेट मांगा जा रहा था, जिसका युवकों ने जमकर विरोध किया है और इसी बात को लेकर दुकानदार और युवकों के बीच झगड़ा भी हो गया, जिससे 2 युवकों के सर पर गंभीर चोटें भी आई हैं और फिलहाल पुलिस की ओर से इस पूरे मामले में संज्ञान लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। तो मसूरी में बियर पर ओवर रेटिंग को लेकर बवाल हुआ, जहां पर कुछ युवक जो है बियर लेने पहुंचते हैं। घंटाघर के पास ये बियर शॉप थी बताया जा रहा है, जहां पर ये युवक बियर लेने पहुंचते हैं, लेकिन दुकानदार की ओर से जो है उनका प्राइस ज्यादा बताया जाता है, जिसके चलते विवाद हो जाता है और विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि मारपीट हो जाती है। इसमें 2 लोगों के सर पर गंभीर चोटें भी आई हैं बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस की ओर से इस पूरे मामले में संज्ञान लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है, पूछताछ भी की जा रही है। लेकिन इस बीच 2 लोगों के सर में जो गंभीर चोटें आई हैं उनका इलाज भी अस्पताल में चल रहा है और बियर के प्राइस के ओवररेट के चलते ये बवाल हुआ है, ये बताया गया है। राजधानी देहरादून में तेज रफ्तार एक बार फिर जानलेवा साबित हुई है, जहां क्लेवेंट टाउन थाना क्षेत्र के आशा रोड़ी इलाके में एक मारुति कार की सीमेंट से लदे ट्रोले से टक्कर हो जाती है, जिसमें हरियाणा निवासी 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया गया है। घायल को दून अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि यह हादसा 22 जून की सुबह हुआ है, जब एक मारुति कार सहारनपुर से देहरादून आ रही थी। जैसे ही कार आशा रोड़ी इलाके के पास पहुंची, तभी तेज रफ्तार में चल रही गाड़ी अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे सीमेंट लदे ट्रॉले से टकरा गई। हादसा इतना ज्यादा भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए और 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का प्रारंभिक आकलन है कि हादसे की वजह से तेज रफ्तार और ओवरटेक की कोशिश हो सकती है। फिलहाल कार्रवाई जारी है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।